हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे से होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे अपने घरों में। क्योंकि ऐसी बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकला करें। तो उम्मीद है कि इस चेतावनी का पालन करते हुए ज़्यादा समय घर पर ही रहते होंगे। और वैसे लोगों की बात तो अलग है जिन्हें अपने काम काज के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर के अंदर से ही काम करते हैं, तो वे लोग तो सरकार के इस तरह के सलाह का पालन कर सकते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से गया वाले चाचा के चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो इस समय तो हम लोग चर्चा करते हैं जरा जो देश के सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, जो मुख्य घटनाक्रम घट रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं पीछे भी कह चुका हूँ कि नोटबंदी जो मोदी सरकार ने किया था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और कांग्रेस पार्टी बड़ी ज़ोर शोर से उस नोटबंदी को अनुचित ठहराने की या गैर कानूनी ठहराने की कोशिश कर रही थी। तो उनके दलील से सुप्रीम कोर्ट के जज 5 जज में से 4 जज सहमत नहीं हुए। और इस तरह से इस बात पर मुहर लगे कि जो मोदी जी थे उनका फैसला सही था नोटबंदी का, और उसके सभी लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे। हालांकि लगता है कुछ होमवर्क ठीक से नहीं किया गया था, इसलिए बैंकों के साथ कुछ जालसाजों ने जालसाजी करके अपने जो काले धन थे उनको सफ़ेद करने में भी कामयाब हो गए थे। और लेकिन उसके बाद भी एक चुपके से नोटबंदी देश में लागू हो रही है, और वह है डिजिटल करेंसी के रूप में। तो इसके बड़े 4 शहरों में टेस्टिंग चल रही है होलसेल मार्केट में। अगर ये सफल रही तो हर जगह अब आपको नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके रुपए वैलेट में रहेंगे, आपके मोबाइल वैलेट में, और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई नकली नोट आने का भी आपको डर नहीं रहेगा, और आप के पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। अभी जो नकली नोट का थोड़ा बहुत डर रहता है, क्या पता नहीं ये 2000 वाला नोट नकली है कि 500 वाला नकली है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी। हालांकि कुछ तो छोटे वैल्यू के नोट रहेंगे ही, क्योंकि अपना देश अभी बहुत ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है, और जहाँ छोटे बाज़ारों में इसे आने में भी कुछ समय लगेगा। लेकिन महानगरों में, नगरों में और 3 टियर वाले शहरों में तो ये तेज़ी से लागू हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले साल तक हमें यह पूरी तरह से यूज होते हुए दिखाई दे। और दूसरी बात जो है वो दिल्ली में जो उस लड़के के साथ हादसा हुआ, जिसकी लाश घसीटती चली गई बहुत दूर तक, और किसी पुलिस वाले ने या नहीं देखा। लेकिन बड़े मजाक की बात है कि उसी दिन माने 1 जनवरी का पुलिस ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर दिल्ली में जांच अभियान चलाए थे, जिसमें कितने नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, कितने ऐसे लोग पकड़े गए जिनकी आयु गाड़ी चलाने लायक नहीं थी, और कई तरह के उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई बोल के। लेकिन जब ऐसा था तो ये लड़की इतनी दूर तक घसीटती चली गई और किसी पुलिस वाले की इस पर नज़र नहीं पड़ी, इनके किसी वो भी पंजाबी बाग इलाके में। और दूसरी बात जो ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ, लेकिन जिस एरिया में दुर्घटना घटी उस एरिया के सड़क को देखिए, वहाँ के सड़कों पर जो विद्युत व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था देखिए। कई लोग का जो इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ इस बात से काफ़ी नाखुश देखे कि ये सड़कों पर लाइट नहीं जलती, अंधेरा रहता है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं।
और मीडिया तो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जो दिखाना चाहती है वो दिखाती नहीं है, और अनवन चीज़ में हम लोग को फंसा के रखती है। आप राकेश टिकैत का ही देख लीजिए, आज कहाँ है टिकैत जी? हैं? टिकैत जी तो यूपी चुनाव के बाद लापता हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, न कहीं समाचार में न कहीं। हैं? और किसान लोग जो अपना मोदी जी के इसमें जब पंजाब यूपी सब में चुनाव हो रहा था तो जो अपना मसल दिखा रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर और इधर उधर, पंजाब में भी उन्होंने भगवंत मान की सरकार बनने के बाद वो मसल दिखाने की कोशिश की, लेकिन भगवंत मान ने सबको पीट कर भगा दिया। तो मीडिया में तो इस बात की चर्चा नहीं हुई। ऐसे किसान आंदोलन करे वैसे रोज़ जो वीडियो करते थे बिकाऊ मीडिया वाले, और पूरे देश में फैलाते थे कि दिल्ली में तो बस अब दिल्ली पर किसानों का कब्जा होने वाला है, इतना ट्रैक्टर उतना ट्रैक्टर, और जो विदेशी फंडिंग से सब काम हो रहा था वो देखते देखते बंद हो गया। तो कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ना उसको विदेश से पैसा मिल रहा है, ना एसी टेंट लग रहा है, ना शराब और दूसरी चीज़ की व्यवस्था हो रही है। तो टिकैत भी लापता हो गए हैं। इस तरह के लोग टिक भी नहीं सकते। नाम टिकैत भले ही रख लिए हैं, लेकिन किसी आंदोलन में लंबे समय तक टिक नहीं सकते, क्योंकि ये आंदोलन विदेशी फंडिंग से और विदेशी मंसूबों को पूरा करने के लिए करते हैं। देश का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो आप भी समझ रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है, जिस पर भाजपा के संजय जायसवाल ने आपत्ति जताई है कि इसमें उस मॉल वगैरह का जिक्र नहीं है, ये आधा अधूरा है। उनका जो संपत्ति के बारे में हलफनामा दायर किया गया है वो सही नहीं है। तो इस पर ये जो जगदानंद सिंह जी हैं उन्होंने ठीक ही कहा है कि अगर भाजपा को लगता है कि ये सही नहीं है तो फिर कोर्ट है, कोर्ट में जाएं और दूसरे तरीके अपनाएं। सिर्फ आलोचना करने से, और सच में अगर भाजपा किसी प्रवक्ता को या भाजपा किसी नेता को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो वो कोर्ट में जाके दिखाएं, कोर्ट फैसला करेगा कि सही है कि नहीं है। कि इसके पहले जो अपने सुशील मोदी जी थे वो जब इस तरह का आरोप लगाते थे तो उनके पास पुख्ता सबूत रहते थे और वे ताल ठोक कर बात करते थे। अगर संजय जी के पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं तो वो पेश करें। और तीसरी बात, ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। अब तो उनकी यात्रा बिहार से शुरू होने वाली है और उसको शुरुआत करने के लिए उनकी माता जी, उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं वो सभी आ रहे हैं। और ये लोग पटना में सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और इनके जो खड़गे साहब हैं ये सब सभा को संबोधित करेंगे। और ऐसे सुना है कि जब यात्रा का समापन हो जाएगा जो चंपारण, तो उसके बाद राहुल गांधी भी बोधगया में अपने इस यात्रा का संबोधन अंत में संबोधन करेंगे। लेकिन सबसे मजाक की बात यह है कि जो असली गांधी जी जो थे, जिन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, वो उन्होंने बिहार से शुरू किया था। चंपारण से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला था और ये पूरे फिर गुजरात वगैरह होते हुए पूरे देश में फैला था। लेकिन अपने राहुल गांधी जी उल्टी दिशा से चले हैं। गांधी जी उत्तर से दक्षिण की तरफ चले थे, पश्चिम की तरफ, लेकिन ये दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों कि गांधी से जस्ट पुराने गांधी से नए गांधी जी उल्टा चल रहे हैं। खैर, अगर इस यात्रा से कुछ कांग्रेस को प्राप्त होता है तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि देश में अगर कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है इस समय तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ प्रजातंत्र में
मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। और ये बाकी जो छुटभइये लोग हैं, बंगाल में उधर तो बिहार में उधर तो आंध्रा में उधर, इस तरह के जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हैं छत्रप, उनको धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहिए, ये जनता को कर देना चाहिए। और सबसे तो अच्छी बात होती है कि ये जो बार बार लोग हर बार आंदोलन लोग करते रहता है, जहाँ चुनाव का मौसम आता है कहीं, तो ये फलना का आंदोलन ढकना का आंदोलन ये चालू हो जाता है, फिर चुनाव के बाद ख़त्म हो जाता है। कुछ जिन्हें बुद्धिजीवी जो हैं वो भी इसी समय अपना मुंह खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है कि देश में जिस तरह से एक राशन कार्ड आ गया, एक कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और दूसरी चीज़ भी को एक किया जा रहा है, उससे चुनाव भी एक बार ही होनी चाहिए पूरे देश में। हर तरह के चुनाव को एक साथ ही कराने की सहमति बननी चाहिए, और चुनाव आयोग को इस संबंध में काम नहीं, अगर ये काम हो गया तो हम अपना देश बहुत ही बदल जाएगा। फिर यहाँ रोज़ रोज़ के जो मतलब परस्त लोग हैं अपना आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, वहाँ चुनाव हो रहा है तो वहाँ चल गए आंदोलन करने, बंगाल में हो रहा था बंगाल में चल गया, बिहार में हो रहा था बिहार आ गए, यूपी में हो रहा था यूपी में आंदोलन करने पहुँच गए, विदेशी पैसा से, विदेशी फंडिंग से, विदेशी एजेंडे के अनुसार। तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा, और धन और बल की तो बचत हो ही जाएगी, जिससे विकास के काम में लगाया जा सकता है। तो इस तरह का माहौल जो हम लोग तरह के लोग हैं जिन्हें किसी भी लाग लपेट की बात करने की आदत नहीं है, उनको चाहिए कि इस तरह के एक अभियान चलाएं और इस तरह के तरफ अपने देश को लेकर चलें तो अच्छा रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूँ, और फिर मिलेंगे शाम के सत्र में, और तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए। मिलते रहिए, हमारे चौपाल में आते रहिए, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। हम राजनीतिक आदमी हैं ना आप हैं, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, और समाज के बारे में ही वार्ता होगी, किस्से कहानियाँ होंगे, और हंसे मुस्कुराएंगे, और क्या है बस। तो नमस्कार।